कैसे हैं आप? आज के हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस का वक्त आ गया है। आज का जो पहला आर्टिकल है, इट इज़ अबाउट द माइग्रेंट्स, द राइट्स ऑफ द माइग्रेंट्स। ये शब्द आपने पहले तो सुना ही होगा। ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस, माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो एक जगह पर रहते हैं बट काम करने के लिए, काम की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं, बिकॉज मे बी दे आर नॉट गेटिंग द वर्क एट ए प्रॉपर प्लेस। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब माइग्रेंट्स प्लेस ए से प्लेस बी पर जाते हैं, सो दे आर द प्रॉपर रेजिडेंट ऑफ द प्लेस ए बट दे आर मूविंग एट द प्लेस बी। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर प्लेस ए में कोई इलेक्शन हो रहा है, सो दे विल नॉट बी एबल टू वोट एट दिस प्लेस ए जहाँ की वो रेसिडेंट है। ठीक है, और वो बी जगह पर वो काम कर रहे हैं। सो वोट करने के लिए उन्हें प्रॉपर कहाँ जाना पड़ेगा? प्लेस ए पे, जो कि वो नहीं जाते हैं। सो दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग दिस थिंग ओनली। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द आर्टिकल। सो द आर्टिकल क्या कह रहा है कि इट इज़ द डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द माइग्रेंट। देखिए, इन्फ्रेंच हमको मिला हुआ है, वी हैव द इन्फ्रेंचाइजमेंट मीन्स द वोटिंग राइट जो हमें मिलता है उसे हम लोग कहते हैं इन्फ्रेंचाइजमेंट। ठीक, यानी कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, तो आप जो आपका जो वोटिंग राइट है, उस वोटिंग राइट को आप क्या कह सकते हो? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कह सकते हो, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कह सकते हो, जिसे हमने आर्टिकल 326 में मेंशन किया गया, विच इज़ आर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, नाउ 2011 की सेंसस क्या कहती है कि हमारे देश में 450 मिलियन जो माइग्रेंट की पॉपुलेशन है, विच कंस्टिट्यूट 37% ऑफ आर पॉपुलेशन। ठीक, अब माइग्रेंट्स भी दो तरह के होते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज द परमानेंट माइग्रेंट एंड सेकेंड वन इज द सीजनल माइग्रेंट। परमानेंट माइग्रेंट क्या होते हैं? सपोज एक माइग्रेंट प्लेस ए से प्लेस बी तक गया और वो वहीं रह गया, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट माइग्रेंट। द सेकेंड वन इज द सीजनल माइग्रेंट। सीजनल माइग्रेंट का मतलब क्या है कि वो ए प्लेस से बी प्लेस तक तो गया, बट सपोज अब अगर उसके खेत में कुछ काम है तो वो वापस भी जा सकता है, घर में कोई काम है तो जा सकता है। सो सीजनल माइग्रेंट का मतलब है कि वो वहाँ प्लेस बी पर काम तो कर रहा है बट ही इज़ नॉट परमानेंट देयर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट एंड सीजनल माइग्रेंट। फिर एक स्टडी कंडक्ट की गई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस की एक स्टडी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे देश में 250 मिलियन जो माइग्रेंट्स हैं वो सीजनल माइग्रेंट्स हैं। टोटल माइग्रेंट्स कितने हैं? 450 मिलियंस, विच कंस्टिट्यूट 37% ऑफ आर पॉपुलेशन, एंड आउट ऑफ दैम 250 मिलियंस आर द सीजनल माइग्रेंट्स। अब जो सीजनल माइग्रेंट की जो कैटेगरी है, ये तीन कैटेगरी से आते हैं। फर्स्ट वन इज द आदिवासी, सेकंड इज द दलित एंड द थर्ड वन इज द एक्सट्रीमली बैकवर्ड सोसाइटी। सो ये तीन सेगमेंट हैं जहाँ से ये सीजनल माइग्रेंट आ रहे हैं। ओके, नाउ वन मोर स्टडी, अगर मैं जो प्रपोजल क्या है, इस आर्टिकल का प्रपोजल क्या है, क्या कहना चाहता है कि हम जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो माइग्रेंट्स वोट नहीं कर पा रहे हैं अपने रीजन में या अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में, क्योंकि वो उस टाइम पे वहाँ पर नहीं, तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो उसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, एक हमारे पास बॉडी है, आपको पता ही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हमने आर्टिकल 324 में मेंशन किया कि विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इन्होंने एक प्रपोजल दिया, प्रपोजल है किसका? रिमोट ईवीएम का। व्हाट इज़ द रिमोट ईवीएम? रिमोट ईवीएम का जो प्रपोजल उन्होंने दिया है, ये बात करता है कि अगर हम एक रिमोट ईवीएम रखें, जैसे मैंने बताया आपको, ए प्लेस पर हमारा जो माइग्रेंट है वो उसका ये होम है, ठीक है, और वो काम करने के लिए कहाँ गया? बी प्लेस पे गया वर्क करने के लिए। ठीक है, लेट्स से दिस ए प्लेस इज यूपी एंड द बी प्लेस इज दी एमपी। नाउ अगर यूपी में कोई इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अब इसे घर आना पड़ेगा। तो अगर ये घर नहीं आता है तो ये वोट नहीं दे पाएगा। सो इसी को हमने क्या कहा था? इसी को हमने कहा था डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। तो इलेक्शन कमीशन ने सुझाव ये दिया कि हम ये कर सकते हैं कि हम इस बी कंस्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ में एक हम रिमोट ईवीएम की व्यवस्था कर सकते हैं। रिमोट ईवीएम क्या है
कि इस रिमोट ईवीएम में 72 कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में लिखा रहेगा और ये माइग्रेंट वर्कर यहाँ पर आकर अपना वोट को कास्ट कर सकता है। सो दिस कुड बी अ वन वे कि जिस तरह से वो अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी में वोट कर सकता है विदाउट गोइंग देयर। ठीक है। सो जो रिमोट ईवीएम का जो ये प्रपोजल है, ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर मैं बात करूं, या ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग दो कंपनियां करती हैं। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड द सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिस इज वन इज द बेस्ड ऑन द बेंगलुरु एंड दिस वन इज द बेस्ड इन द हैदराबाद। ठीक है। एंड वन मोर थिंग टू नोट अबाउट कि जो इंडिया की जो 40% पॉपुलेशन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो 40% पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट्स वर्कर्स है। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग। फिर उसके बाद बात करते हैं हम तारिक तहचिल। ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक 2017 में एक स्टडी कंडक्ट की, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में जो भी लोग अपना वोट को कास्ट कर रहे हैं उस वोट कास्ट करने वाले लोगों में से 5 लोगों में से हर एक क्या है, दिल्ली का कंस्ट्रक्शनल वर्कर है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग टू नोट डाउन। द सेकेंड वन इज द इंक्लूसिव इलेक्शन इन इंडिया स्टडी बाय द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है। तो ये सारे लोग भी क्या बता रही हैं, स्टडीज़ क्या इंडिकेट कर रही हैं, दीज ऑल स्टडीज आर इंडिकेटिंग द वैल्यू or the participation of the migrant workers in the society. ठीक है। because you can see here the 40% people, the metropolitan people are only the construction worker or the migrant worker. ठीक है। अब इशू क्या है? इशू है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लेट से पहला इशू है हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या इशू है? लेट से हमारी जो ए कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पर इलेक्शन एक्चुअल में चल रहा था, तो वहाँ पर क्या लगा था? वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, क्योंकि हो सकता है कि उसी टाइम पर बी में कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहा हो। ठीक है। तो बी में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा हुआ, तो ये दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, इफ दिस माइग्रेंट वर्कर्स इज लिविंग हेयर इन दिस कंस्टिट्यूएंसी बी, बट वो रहने वाला कहाँ का है? वो रहने वाला है, सो द सेकेंड थिंग इज the regional political party. What is it? Let's say कि जो हमारा माइग्रेंट वर्कर है, जैसे मैंने बताया कि उसका जो घर है वो होम ए है, ओके, एंड ही इज वर्किंग इन द प्लेस बी। नाउ इफ ही इज कास्टिंग हिज वोट इन द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ बी, बट ही इज द नेटिव ऑफ द प्लेस ए, बट बिकॉज वो पूरा टाइम रह कहाँ पे रहा है? बी पे रह रहा है, तो उसको इस एक प्लेस की रीजनल पॉलिटिक्स यानी कि यूपी की रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। तो वो जब यूपी की इस कंस्टिट्यूएंसी में वोट करेगा, सो मे बी ही विल वोट इस बिहाफ पे करेगा वो, मे बी कि वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है, ये जो नेशनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान में रख के वोट करेगा। सो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम टू, कि वो जो नेशनल इशू का जो डोमिनेंस है, दिस कुड रिफ्लेक्ट इन हिज वोटिंग पैटर्न टू। तो दिस इज वन मोर इशू। ठीक है। सो ये हमारी इसकी बात हुई। नेक्स्ट आगे हम बात करें, ये है हमारा ईवीएम और वीवीपैट के बारे में। देखिए ये वीवीपैट है, दैट इज़ द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। पहले ये हमारा है ईवीएम, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एंड दिस इज़ द वीवीपैट। ओके। अगर मैं पूछूं आपसे, वीवीपैट का जो सबसे पहले यूज़ कब हुआ था, वो हुआ था हमारा पास नॉकरेक की कंस्टिट्यूएंसी में, दैट इज़ नागालैंड, इन 2013। और ईवीएम का फर्स्ट यूज़ किया था हम लोगों ने पारूर की कंस्टिट्यूएंसी में इन द बाई इलेक्शन इन द केरला 1982। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द ईवीएम एंड द वीवीपैट। वीवीपैट में कुछ नहीं होता, एक पर्ची होती है, तो आप जैसे ही इसमें कोई भी बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो पर्ची कट के नीचे गिर जाती है। सो दिस कुड बी फॉर द डबल वेरिफिकेशन ऑल्सो। अगर आपको फिर से काउंट करना है वोट, तो यू कैन काउंट इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। ठीक है। नाउ थोड़ा सा हम बात करेंगे अबाउट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने बताया आपको कि इलेक्शन कमीशन इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके, एंड ये जो है वो यूनियन और स्टेट दोनों के इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इट वॉज on 25th of January 1950, and that's why on 25th of January we celebrate the National Voters Day। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका इलेक्शन कंडक्ट कराती है? तो ये कंडक्ट कराती है लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज
ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन कंडक्ट कराती है. बट वन मोर थिंग टू नोट इट हेयर, दैट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट नॉट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत एंड दी म्यूनसिपैलिटी. तो इन दोनों का जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट नहीं करती है. इन दोनों की इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए वी हैव द स्टेट इलेक्शन कमीशन. सो दिस इज वन मोर थिंग टू ऐड. फिर कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करें. देखिए आर्टिकल जो 324 है, दिस इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके. फिर उसके बाद आर्टिकल 326, ये हमारा है राइट टू वोट, दैट इज द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसे मैंने बात किया आपसे. सो आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन के बारे में, बट आर्टिकल 326 बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में, यानी कि आपका वोटिंग राइट. ओके, योर वोटिंग राइट. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल 327, इट इज अबाउट द प्रोविजन टू दैट पार्लियामेंट कैन मेक द प्रोविजन रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले बात करेंगे. देखिए सबसे पहले क्या होता था कि देयर वाज ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर सबसे पहले. लेकिन 1989 के जब इलेक्शन कमिश्नर के अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या किया गया कि हमने क्या किया कि एक इलेक्शन कमीशन बनाया और 2 इलेक्शन कमिश्नर बनाया. यानी कि एक है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके नीचे काम करेंगे 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर. ये कब बनाया गया? आफ्टर 1989. उससे पहले क्या था? सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर था हमारे पास. ठीक है. और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए स्टेट लेवल में इलेक्शन कमीशन में हेल्प करेगा चीफ इलेक्शन कमीशन हु इज एन IAS ऑफिसर. जब स्टेट लेवल की हम बात करेंगे तो स्टेट लेवल में क्या होगा? इलेक्शन कमीशन इज हेल्प्ड बाय द चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर. स्टेट लेवल में जो इलेक्शन कमीशन होगा उसको कौन हेल्प करेगा? चीफ इलेक्टोरेट ऑफिसर, जो कि एक IAS रैंक का अधिकारी होगा. ठीक है. अब हम बात करें कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है. सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. यानी कि इनका और इन दोनों का जो अपॉइंटमेंट करेगा वो प्रेसिडेंट करेगा. टेन्योर होता है 6 साल का या 65, जो भी ज़्यादा है. एंड सैलरी की बात करें तो ये ध्यान रखने वाले प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात है कि द सैलरीज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एक यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, इसको भी देख लेते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? पहले लिखा हुआ है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द 5 मेंबर बॉडी. अभी मैंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर है. ठीक है. 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर है, तो टोटल ये 3 मेंबर की बॉडी, 5 तो नहीं है. सो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग. सेकेंड वन इज द that Union Ministry of the Home Affairs decides the election schedule for the conduct of the both the general election and the by-election. नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने कहा था कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. The election commissioner resolved the dispute related to the split merger of the recognized political parties. Yeah, this one is the correct answer. ठीक है. So the D will be, which one is the correct answer? This is the correct answer. So the next article is the India-China clash. देखिए अभी पता है कि आपको कि हमारे यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट तवांग में, ठीक है, तवांग रीजन में अभी चाइना का क्लैश हुआ था. ऑन द 9th December क्लैश हुआ था. ठीक है. वाई तवांग इज सो फेमस एक्चुअली, वाई तवांग इज सो इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. देखिए जो तवांग जो है, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द 6th दलाई लामा, ये कहते हैं. और दूसरा जो 14th दलाई लामा है, ठीक है, जो 14th दलाई लामा थे वो 1959 में जब माइग्रेट कर रहे थे इंडिया, जब इंडिया में उन्होंने असाइलम लिया, तो उस समय वो कुछ समय के लिए तवांग में भी रहे थे. और ऐसा बोला भी जा रहा है कि जो 15 दलाई लामा है, मे बी हिल बॉर्न इन द तिब्बत ऑल्सो. ठीक है. तो और तवांग ऑल्सो, नॉट इन तिब्बत, इन द तवांग. ठीक है. सो एक्चुअली द तवांग इज सो मच फेमस और सो मच इम्पॉर्टेंट रिलीजियसली ऑल्सो एंड स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो. ठीक है. पॉलिटिकली इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल बेसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करते हैं. देखिए अगर मैं बात करूं कि जो तिब्बतन बुद्धिस्ट है, ठीक है, तो तिब्बतन जो बुद्धिज्म है उसके जो 4 स्कूल्स होते हैं, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कूल है वो है गेलू स्कूल या गेलुप्पा स्कूल. ठीक है. ये वन ऑफ देम है. और जो दलाई लामा है वो स्पिरिचुअल हेड है इसी स्कूल के. सो दिस कुड बी ऑल्सो वन थिंग.
फिर हम बात करते हैं कि चाइना की जो रिलेशन है विद इंडिया, वी कैन डिवाइड इट इन द थ्री फेजेस. द फर्स्ट वन इज द 1949 टू 1962, सेकेंड वन इज द 1962 टू 1989, एंड द थर्ड वन इज द ऑन वॉर. देखिए 1949 टू 1962 में मैंने क्यों लिया, क्योंकि बिकॉज द फर्स्ट वन इज द व्हेन द China in 1949 after the independence, when India got independence 1947. So meanwhile the China came under the influence of Mao Zedong, और वहाँ से उनकी जो expansionist policy है it came forward. Okay, and we have witnessed the expansionist policy of the China many a times. Okay, and that's why the dispute of the 1962 also happened, and we are seeing that by day by day the China is expanding its territory, and world has witnessed the expansionist policy of the China too. So ये क्या है कि so this is about the 1962, and 1962 के बाद हमारा 89 तक, और फिर वो अभी चल रही है. नाउ अब अगर बात करें, देखिए एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द चाइना में, देखिए सबसे पहले कई सारे उन्होंने इनिशिएटिव लिए. द फर्स्ट वन इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइना. यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट. द सेकेंड वन इज द मैरीटाइम सिल्क रोड, एंड द थर्ड इज द स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो ये क्या शो करता है, दिस शोज द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द चाइना. ओके, एंड द सेकेंड वन इज दिस इज द चाइना का क्या है, ये क्या आपका पर्ल और मैराइन और सिल्क रोड का इनिशिएटिव है. ये क्या है, देखिए इंडिया को चारों तरफ से घेरने की पूरी सब साजिश है. ठीक है, तो ये चाइना का क्या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है. ओके, एंड दिस इज द मैप ऑफ द इंडियन नॉर्दर्न टेरिटरीज. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द चाइना. ठीक है, सो दिस इज हियर इट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड हियर इट इज द LOC, the line of control. Okay, so this is the Aksai Chin, and this is the Saksham Valley. This valley is, or the part of this valley is seceded to the China. पाकिस्तान ने इसका एक पार्ट को secede कर दिया था, ceded to China in 1963. ठीक है, और यहीं से हमारा POK के रीज़न से ही क्या निकल रहा है, POK के ही रीज़न से आपका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो निकल रहा है. यू कैन सी हियर जो POK का रीज़न है. ठीक है, वहाँ से ही हमारा जो इनका जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है वो निकल रहा है. ठीक है, दिस इज द कॉज ऑफ द डिस्प्यूट ऑल्सो. दिस इज द जम्मू. ओके, एंड दिस इज द कारगिल एरिया. नेक्स्ट, और अगर इंडिया का स्टैंस पूछा जाए, ठीक है, कि व्हाट इज द स्टैंस ऑफ द इंडिया राइट नाउ. एक्चुअली इंडिया का जो स्टैंस था जो पहले था, ठीक है, जो बिफोर इन स्टैंड था इंडिया का, दैट वाज द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि हम कहीं पर भी नहीं स्टैंड करते. नीदर वी स्टैंड इन दी वेस्टर्न स्फेयर और नॉर वी स्टैंड इन दी ईस्टर्न स्फेयर. सो दिस इज द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ द इंडिया. बट नाउ द इंडिया इज मूव्ड फ्रॉम इट्स नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी टू द ऑल अलाइनमेंट पॉलिसी. ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हम लोग ऑल अलाइनमेंट पॉलिसी की तरफ मूव कर गए. मीन्स वी विल इंश्योर कि हमारे जो टाइज हैं विल बी स्टैब्लिश्ड विद एवरीवन. जैसे आपने देखा कि मीनवाइल ड्यूरिंग दी रशिया यूक्रेन वॉर वी हैव मेंटेन्ड आवर ट्रेड विद द रशिया, even though the US has tried to impose lots of sanctions under the CAATSA, but we have got exemption from the CAATSA too. ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने काफ़ी सारा इम्पोर्ट किया क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग. सो बिकॉज वी आर इंडिया सेंट्रिक एक्चुअली. ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट टू ऑल अलाइनमेंट, दिस इज आवर मूवमेंट, और दिस इज व्हाट वी हैव केम हेयर. फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में. देखिए पाकिस्तान की एक न्यूज़ आई है यहाँ पर. देखिए एक हमारा और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट है. द एग्रीमेंट इज रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ द अटैक अगेंस्ट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़. ये क्या है, देखिए 1 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, 1 जनवरी को हम लोग इंडिया और पाकिस्तान क्या करते हैं कि अपने अपने जो भी न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं,
ठीक है, जो भी हम लोगों के न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई कि दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर पॉइंट्स। और क्यों करते हैं? बिकॉज सपोज दिस इज योर पाकिस्तान एंड दिस इज आर इंडिया। ठीक है, लेट्स से दिस इज वेरी रफ मैप, सो दिस इज इंडिया। नाउ अगर कल को वॉर होती है, ठीक है, सो लेट्स से पाकिस्तान अटैक करता है, तो बिकॉज वी हैव द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हमने फर्स्ट क्या है, हम न्यूक्लियर वेपन को फर्स्ट नहीं यूज़ करेंगे। पर अगर पाकिस्तान ने यूज़ कर दिया, सो इट मीन्स अ न्यूक्लियर वॉर, देन वी कुड स्टार्ट द वॉर, मीन्स ऑन द न्यूक्लियर बेसिस। द थिंग इज कि कल को अगर पाकिस्तान हम पे वॉर करता है, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमारे न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं, तो ताकि पाकिस्तान धोखे से भी उन न्यूक्लियर पॉइंट्स पे वार ना कर दे, ताकि कोई भी मिस हैपन वहाँ पर कोई भी डिज़ास्टर हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह से हमें भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो उससे ताकि अगर कल हम किसी भी मिसाइल से वॉर कर रहे हैं तो हम उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे वॉर ना कर दें, जिससे कुछ एक डिज़ास्टर खड़ी हो जाए। ठीक है, इवन यू हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ ब्रह्मोस रिसेंटली। तो पहली चीज़ क्या करते हैं कि अंडर दिस agreement we exchange the information regarding the nuclear points, and the second we exchange the information regarding the prisoners। ये कौन से प्रिजनर्स हैं? ठीक है, प्रिजनर्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे प्रिजनर्स किसी ने कोई जुर्म किया, दैट इज़ द प्रिजनर ऑल्सो, वो कल्प्रिट हो गया। और मे बी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो लड़ाई में जो कैदियों, जो सैनिकों को पकड़ लिया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। पर यहाँ पर बात करते हैं जैसे प्रिजनर्स क्या, जैसे मछुआरे हैं, मछली पकड़ने गए, उनको पकड़ लिया गया, है ना, तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। इवन इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ द श्रीलंका, तो श्रीलंका में भी जब तमिलनाडु से मछुआरे जाते हैं सो उन्हें पकड़ लिया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग, पुलिस उनको छुड़ाती है, जो इंडियन गवर्नमेंट है छुड़वाती है। तो ये जो गवर्नमेंट, ये एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था, इट वॉज साइन इन द 1988, और उसको रेटिफाई किया गया था 1991 में। राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पॉइंट्स ऑन द 1 जनवरी, है ना, हर साल के पहले, और डिटेल्स ऑफ द प्रिजनर्स। उसके बाद एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दिस वन इज द वियना कन्वेंशन ऑन द कॉन्सुलर रिलेशन। ये क्या है, देखिए, अगर सपोज हमारी ये दिस इज़ द पाकिस्तान और दिस इज़ द इंडिया, अगर पाकिस्तान में लेट्स से, और वी टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, लेट्स से इन पाकिस्तान अगर कोई इंडियन वहाँ पर है, ठीक है, एंड ही हैज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो वो कहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को बोलेगा? वो जाएगा इंडियन एम्बेसी में पाकिस्तान में। उसी तरह अगर इंडिया में कोई पाकिस्तान का इंसान है, पाकिस्तान का बंदा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम है, ही विल गो इन दी पाकिस्तान असेंबली एम्बेसी। ठीक है, सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ें हैं, बट तो उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं इंडिया के लोगों की इन पाकिस्तान, तो वो वहाँ से उस रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर लेट से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कुलभूषण जाधव का केस था, जैसे कुलभूषण जाधव थे, तो उसको क्या किया था कि पाकिस्तान ने क्या किया था, इंटेंशनली डिटेन कर लिया था। ओके, पाकिस्तान ने क्या किया था, कुलभूषण यादव को इंटेंशनली क्या कर दिया था, डिटेन कर लिया था। नाउ सो द थिंग इज कि यू कांट डिटेन एनीवन इंटेंशनली। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन क्या कहता है, वियना कन्वेंशन कहता है कि अगर कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द पर्सन, इफ ही इज़ नॉट हर्ड, और इफ ही इज़ नॉट एबल टू रीच टू द असेंबली और टू द काउंसिल, तो उस कंडीशन में जो वियना कन्वेंशन में जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है वो इंटरवीन कर सकता है। ठीक है, तो इवन इन द केस ऑफ द कुलभूषण जाधव, द ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, जो कि UN का 6 ऑर्गन्स का एक पार्ट है, उसने इंटरवीन किया हुआ था। सो इसको आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। सो दिस इज रेटिफाइड इन द 1963, इसको साइन किया हुआ था, यानी कि इसको फॉर्मेशन किया गया था। रेटिफाइड इंडिया ने किया था 77 में, पाकिस्तान ने किया था 1976 में। ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप है, आप यहाँ पर देख सकते, जैसे हमारे यहाँ पंजाब है, वहाँ पर भी पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, और यहाँ पे ये गिलगित बल्टिस्तान का इलाका, ये खैबर पख्तून है, भी यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान तालिबान है, उन्होंने
कल रिसेंटली यहाँ का आधा एरिया को कब्जा लिया है. सो अबाउट दैट. फिर अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा, ओके, सो वी हैव यहाँ हेयर here we have इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस. ठीक है, अगर इसको भी थोड़ा सा देखना चाहें कि इसके बारे में क्या है, तो यहाँ पर वी कुड सी दैट इट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस. सो ये क्या है कि जो यूएन की जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यूएन की, ये उनका एक पार्ट है. ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग एंड दिस इज़ द परमानेंट कोड ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस. ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है. और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन द 1946. तवांग की रीजन अगर आपको देखना है, सो हियर वी हैव द तवांग. सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द तवांग. ये है तवांग अरुणाचल प्रदेश में, वेयर द क्लैश हैपन ऑन द December 2022. Okay, so this is the Tawang region, and here we have the boundary of the China. Okay, so आज के लिए इतने करते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में. So till then, take care, goodbye, thank you.